2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चंद्रशेखर आज़ाद उत्तराखंड में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हाल ही में जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ छात्रों का, जिसमें जो इस प्रकार की भूमिका चंद्रशेखर आज़ाद की उस आंदोलन में रही, और उससे पहले भी उत्तराखंड में दलितों को लेकर जो मुद्दे चंद्रशेखर आज़ाद लगातार उठाते हैं। हाल ही में टिहरी में एक दलित युवक की हत्या हुई और जो उन्होंने रोड शो यहाँ पर किया, टिहरी वो गए और उस परिवार से मिले, और इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए जब जब वो उत्तराखंड में यहाँ पर आए और काफ़ी चर्चाएं हुई। जिसके बाद अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों में चर्चाएं तेज हो चली है कि क्या अ, चंद्रशेखर आज़ाद 2027 के विधानसभा चुनाव पर कोई बड़ा असर डाल पाएंगे, या बीजेपी या कांग्रेस के लिए कितना बड़ा फैक्टर 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद बनते हुए दिखाई देंगे। इसी को लेकर जो 2017 और 2022 के जो आंकड़े हैं, चुनावी आंकड़े हैं, जो समीकरण रहे, और 2022 में चंद्रशेखर आज़ाद ने 8 सीटों पर हरिद्वार की अपने कैंडिडेट उतारे। हालांकि कई और सीटों पर भी उन्होंने कैंडिडेट उतारे, लेकिन हरिद्वार की बात की जाए क्योंकि हरिद्वार में दलित वोटर काफ़ी डोमिनेटिंग माना जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने 8 कैंडिडेट उतारे। और उसके साथ ही जो वर्तमान की परिस्थितियाँ बन रही है और 2022 में जो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव में उतारे, उसको जोड़ते हुए क्या कुछ नए समीकरण इस बार बन रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद क्या नए समीकरण उत्तराखंड की राजनीति में, खासतौर पर हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की बात करी जाए, हरिद्वार जनपद की बात करें, 11 विधानसभा सीटों पर क्या प्रभाव डालते हुए दिखाई देंगे, क्या समीकरण बदलेंगे, उस पर एक चर्चा करेंगे और इसको लेकर एक समझाएंगे कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद फैक्टर बन सकते हैं। अगर फैक्टर बने तो किसको ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, भाजपा या फिर कांग्रेस को। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं, और क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में भी अब चर्चाएं चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर तेज हो चली है। नमस्कार, मैं हूं अरुण सैनी और मेरे साथ चर्चा करने के लिए जनता टीवी उत्तराखंड के स्टेट एडिटर योगेश सर हैं। उनसे बातचीत करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और इसको लेकर एक विस्तृत चर्चा करके एक पूरा इसका जो है विश्लेषण हम आपके सामने जो है वो रखेंगे। सर, चंद्रशेखर आज़ाद की जहाँ तक बात है तो 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यहाँ से अपने कैंडिडेट उतारे, हरिद्वार सीट पर 8 कैंडिडेट उतारे। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो जीते, और जब से 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता, उत्तराखंड हो या फिर अन्य प्रदेश हो, काफ़ी एक्टिव वो नज़र आ रहे हैं और दलितों को लेकर काफ़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई देते हैं। अब 2027 में उत्तराखंड में भी चुनाव आ रहा है, यहाँ पर भी वो काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो तुरंत उत्तराखंड पहुँच जाते हैं। क्या 2027 में जो फिलहाल की परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद 2027 के विधानसभा चुनाव में फैक्टर बनते हुए दिखाई देंगे? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद उत्तराखंड में 2000 जो खासकर जो यूपी से लगती हुई सीटें हैं, और उसमें भी अगर हरिद्वार लोकसभा सीट जो है उसकी जो विधानसभा सीटें हैं, हरिद्वार जिले की जो विधानसभा सीटें हैं, अगर उनको करे, चंद्रशेखर आज़ाद कितना बड़ा फैक्टर बनेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 3 आंकड़े ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला आंकड़ा ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने 2022 के चुनाव में भी 8 सीटें जो हम देख रहे थे अभी, 8 सीटों पर हरिद्वार जिले में अपने उम्मीदवार उतारे थे। और 2022 में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी जी। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी आए और आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में एक बड़े चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कर्नल अजय कोटियाल को जी। और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जी। और 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद कोई उस तरह की फिगर नहीं थे। 24 में जब ये लोकसभा का चुनाव जीते तो उसके बाद लगातार एक्टिव हुए, दूसरे राज्यों में भी जो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव हुए उनमें एक्टिव रहे, और खासकर अब जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ इसके बाद वो और ज्यादा थोड़ा सा एक आकार लेते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर एक शब्द में कहे तो दलितों के जो है एक चेहरा बनते हुए दिखाई, बिल्कुल चेहरा बनते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए 3 फैक्टर हमें ध्यान देने चाहिए, 3 हम जो डेटा है उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक, 2022 में जब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने उम्मीदवार हरिद्वार जिले में 8 सीटों पर उतारे, तो 8 सीटों में से अगर 2 सीटों को छोड़ दे, हरिद्वार ग्रामीण और रानीपुर जी, आम आदमी पार्टी से अधिक वोट लिए।
जी उन्होंने जो उम्मीदवार उतारे, जी। ये अलग बात है कि वो वोट प्रतिशत बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उनमें से भी एक दो सीटें तो ऐसी है वो ठीक ठाक वोट लेकर गए। और 2022 में तो कुछ तैयारी भी नहीं थी, ना किसी तैयारी के साथ लड़े, ना यहाँ पे दौरा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, 2022 में तो कुछ था ही नहीं, ये तो हुआ पहला फैक्टर। यानी जी। कि 2022 में वो हरिद्वार जिले में एक राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर चुके हैं जी। और आम आदमी पार्टी से अधिक वोट लिए थे। जी। भले ही आम आदमी पार्टी ने 700 लिए या उन्होंने 800 लिए, जी। लेकिन ज्यादा लिए थे। जी। दूसरा फैक्टर, चंद्रशेखर आजाद का जो पूरा राजनीतिक केंद्र बिंदु है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खासकर नगीना, जी हाँ, जो जिससे वो सांसद है। हाँ सांसद है, और वो हरिद्वार से बहुत दूर पड़ता नहीं है। और वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ की राजनीति से हरिद्वार की तकरीबन 7-8 सीटें सीधे प्रभावित होती है। और आप एक चीज समझिए कि 2024 के चुनाव के बाद चंद्रशेखर आजाद तेजी से दलित चेहरा बन रहे हैं, जी। यानी वो बीएसपी का वोट बैंक अपने पास लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मायावती भी इससे चिंतित दिखती है। जी। वो उनकी जो बात है, भाषा है, जो उनकी राजनीतिक गतिविधियां, मायावती को लगता है, और वो भी मायावती को ही रिप्लेस करने का कोशिश करते हाँ, हैं। जो पहले मतलब मायावती चेहरा थी दलितों का, वो अब चंद्रशेखर आजाद बनते हुए बनते हुए दिखते हैं। अब आप एक डेटा देखिए, हम तीसरे डेटा पर तब आएंगे। अगर आप लोकसभा जो क्षेत्र है हरिद्वार, अगर आप हरिद्वार की ही बात करेंगे, हरिद्वार जो संसदीय सीट है, हरिद्वार अगर संसदीय सीट की बात करें तो हमने अभी निकाला था हरिद्वार संसदीय सीट का, इन्हीं में से हरिद्वार, ये नगीना का है, हरिद्वार संसदीय सीट का। अगर आप एक ये देखें कि किस तरह से वहाँ हरिद्वार संसदीय सीट की अगर बात करें, तो हरिद्वार संसदीय सीट पे अगर आप देखेंगे बीएसपी के वोट को देखेंगे, यानी जो बीएसपी का वोट बैंक है जिसको चंद्रशेखर आजाद सोचते हैं कि हथियाएंगे आने वाले समय में, बीएसपी अगर 2009 में देखें तो बीएसपी का जो वोट बैंक था 23% था। आप अगर 2014 में देखेंगे तो बीएसपी का वोट बैंक घटा 9.67% बना, लेकिन 1 लाख से अधिक वोट हासिल किए बीएसपी के उम्मीदवार ने। अगर 2019 में देखेंगे तो 13.5% था, 2.25 लाख के आसपास वोट हासिल किए। और इसी तरह 24 में अगर देखेंगे, 24 में भी बीएसपी ने 42,000 के आसपास, 24 में काफी डाउन हुई। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि हरिद्वार संसदीय सीट पर बीएसपी का एक बड़ा हस्तक्षेप है। और अगर आप हरिद्वार संसदीय सीट के अलावा हरिद्वार की जो प्रमुख विधानसभा सीटें हैं उनमें देखेंगे तो लगातार पहले तो 11% के आसपास था, लेकिन किसी भी विधानसभा सीट पर ऐसा नहीं है। खानपुर पर ही अगर देखें आप, बीएसपी दूसरे नंबर पर 28%। जी, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, अगर आप सारे चुनाव देखेंगे तो फिर तो डेटा दूसरा ही बनता है। और झबरेड़ा में देखें 23%। इसके अलावा रानीपुर में देखें तो बीएसपी का जो है 5.17%। मंगलौर में अगर देखें 23% से अधिक, और 23% से अधिक हरिद्वार ग्रामीण में देखेंगे तो बीएसपी पिछली बार, क्योंकि वहाँ बीएसपी के वोट कैंडिडेट को लेकर बटा 4.23%, लेकिन 18%, 24% के आसपास हरिद्वार ग्रामीण में रहा है। लक्सर में देखेंगे तो अब 25%, 23% इस तरह रहा। वाले चुनाव में तो बीएसपी का कैंडिडेट ही जीते हैं। हाँ, आप देखिए 29%, 21% रहा है। और जवालापुर में अगर आप देखेंगे तो बीएसपी 15%, 16%, 19%, 20%। तो आप हरिद्वार की सभी सीटों पे आप अगर भगवानपुर में देखेंगे 40%, 40.5%, और इसके अलावा 46%, 39%, 28% लगातार रहा। पिरान कलियर में अगर आप देखेंगे तो 11-12%, 32%, यानी एक बड़ा वोट बैंक है जी हरिद्वार में। तो दूसरा ये है कि हरिद्वार में उसको उम्मीद दिखती है चंद्रशेखर आजाद को, तो पिछली बार अगर वो यहाँ लड़ते हैं और आम आदमी पार्टी से अधिक वोट पाते हैं, इस बार तो उनका चेहरा बदला हुआ है जी। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जब चंद्रशेखर आजाद को लेकर चर्चा होती है तो वो भी दिलचस्पी दिखाते हैं कि हरिद्वार में क्या वो फैक्टर बन सकते हैं, हरिद्वार में क्या कुछ बदलाव आ सकता है।
और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे जो मैं कह रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस तरह की सूचना आती रहती है जो विधानसभा सीटें हैं कि वो वहाँ पर ठीक ठाक तरीके से चुनाव लड़ने के मूड में है, तो वहाँ का असर दिखेगा। तो इसीलिए चुनाव आने के दौरान वो कितना बड़ा फैक्टर बनेंगे ये तो पता नहीं, किसको नुकसान पहुंचाएंगे किसको नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरिद्वार की कुछ सीटों पर हो सकता है 27 में एक फैक्टर बनते हुए दिखे। देखिए अब इसमें ये भी है कि जैसे फैक्टर बनते हैं, अगर बाई चांस अगर फैक्टर वो बनते हैं या कोई अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं, हरिद्वार सीट, हरिद्वार की बात करिए, हरिद्वार को लेकर के ही नहीं बल्कि उधम सिंह नगर का भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पर दलित वोट काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, डोमिनेटिंग रहते हैं। देहरादून में भी कुछ सीटें ऐसी है। तो अगर इस तरह से वो चुनाव लड़ते हैं, उधम सिंह नगर जनपद हो या देहरादून या फिर हरिद्वार हो, में, हाँ। इन तीनों में को लेकर अगर चुनाव लड़ते हैं और तो क्या बीजेपी के लिए ज़्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं या फिर कांग्रेस के लिए ज़्यादा खतरा वो पैदा कर सकते हैं? किस दल के लिए कर सकते हैं अगर वो एक फैक्टर बनते हैं तो? देखिए, इसको दो तरीके से समझना चाहिए, दो तरीके से इस तरीके से समझना चाहिए। इसको समझने के लिए पहली तो बात ये है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है अगर वो एंटी इनकम्बेंसी के चलते हुए या फिर उत्तराखंड में 10 साल की सत्ता हो जाएगी और केंद्र में भी उस समय पर 13-14 साल की सत्ता हो जाएगी, तो जो वोट बैंक बीजेपी से छिटकेगा या छिटक रहा है, तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो कांग्रेस के पास जाए। जब वो कांग्रेस के पास जाने से रोकेगी तो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग एक काम आ सकते हैं बीजेपी के। अब वो बीजेपी के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो वोट बैंक वहां रुक सकता है। एक तो बात ये है। दूसरा, वो बीजेपी को ये नुकसान करेंगे या कांग्रेस को नुकसान करेंगे, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है नगीना सीट का जो समीकरण है। नगीना सीट का समीकरण समझना चाहिए। हमने नगीना सीट का समीकरण निकाला है। अगर आप नगीना सीट को देखेंगे, जो लोकसभा सीट है जिससे वो सांसद चुने गए 2014 में, अगर आप देखेंगे बीएसपी का जो वोट प्रतिशत था वो 26% था जी। सपा का जो वोट प्रतिशत था वो 29% था और बीजेपी जीती थी उस समय पे 39% वोट लेकर। अब 19 की बात है 19 में भी अगर आप देखेंगे बीएसपी का वोट बैंक, वोट प्रतिशत जो था, वोट मिले थे वो 56% से अधिक था। बीजेपी को 39%, यानी कि बराबर है। जितना 24 में मिला था इतना ही 29 में मिला, लगभग बराबर है, दशमलव में अंतर है। और आप अगर सपा देखेंगे तो सपा चुनाव नहीं लड़ी, गठबंधन और इस तरह की चीजें। और अगर 24 में देखें तो 24 में तस्वीर बदल गई। कैसे तस्वीर बदल गई? जो चंद्रशेखर आजाद है वो 51% वोट हासिल कर गए, 51 से भी ज्यादा, 51.19%। और जो बीजेपी है, बीजेपी का वोट प्रतिशत 36, यानी कि वो 39 से 36 पर आई है केवल, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। और अगर सपा को देखेंगे, सपा का वोट बैंक एकदम वहां करीब करीब खत्म हो गया, 10%। और बीएसपी का वोट बैंक तो खत्म ही हो गया बिल्कुल। वहां केवल उसको 1.13 मिला, जबकि नगीना जो है वो बीएसपी का बहुत बड़ा गढ़, यहीं से अगर आप देखें मायावती की राजनीति का उस तरह से उदय हुआ। और अगर इस सीट पे आप देखेंगे तो 20% के आसपास नगीना जो निर्वाचन क्षेत्र है, संसदीय सीट है, 20% इस पर दलित वोट है और 40% उस पर मुस्लिम आबादी है, यानी 60% वोट बैंक है जो सपा का या फिर जो यानी पीडीएफ फॉर्मूला जो पीडीएफ फॉर्मूला है, अगर उसको आप देखें तो यहाँ पर 60% वोट है। तो 60% वोट में अगर आप देखें तो ये गढ़ क्या है, बीएसपी का था। और अगर यहाँ चंद्रशेखर आजाद लड़े तो बीजेपी के वोट बैंक पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, 2-3% का कुल अंतर है। और सपा का 10% तक पहुंच गया और बीएसपी का वोट बैंक खत्म हो गया। तो अगर आप इसी सीट को एक मानक मान ले कि चंद्रशेखर आजाद की जो राजनीति है, या वो किसके वोट खींच रहे हैं, या किसके वोट में वो सेंध लगा रहे हैं, या किसके वोट पे वो आने वाले समय में राजनीति अपनी जमीन बड़ी करेंगे, तो अगर नगीना सीट को जहां से वो सांसद चुने जाते हैं उसी को आप एक फॉर्मूला मान ले, एक उसको आप अगर ये समझे कि मानक मान ले, तो जाहिर सी बात है मौजूदा समय में जो बीजेपी है, आप समझिए कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसके वोट बैंक से क्षेत्रीय दल बने,
जी। और क्षेत्रीय दल के वोट बैंक को खींच खींच कर बीजेपी बन गई। जी। जो दलित वोट बैंक और जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, मतलब मुस्लिम वोट बैंक को छोड़ दे अगर, बाकी जो वोट बैंक है उसको खींचा। तो वो पहले क्षेत्रीय दलों ने खींचा, अब वो अगर बीजेपी से वापस जाता है, बीजेपी से छिटकता है, बीजेपी से उसमें से कुछ वोटर इधर उधर जाते हैं, तो या तो उन्हीं क्षेत्रीय दलों के पास जाएंगे, जी। वो बड़े हो जाएंगे, या फिर अगर वो कांग्रेस के पास जाएंगे वो भी बड़े होंगे। लेकिन इस तरह के जो फैक्टर है, आप जब जब दिल्ली को देखते हैं, अरविंद केजरीवाल को देखते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को देखते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल ने इसमें कोई दो राय नहीं हुआ, बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप ये भी समझिए कि बीजेपी वहां बिल्कुल खत्म नहीं हो गई, लोकसभा की सीटें जीतती थी, अच्छा खासा हस्तक्षेप रखती थी विधानसभा के चुनाव में भी, और वो वोट बैंक जो कांग्रेस के पास जा सकता था वो गया नहीं, अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा और फिर वापस बीजेपी के पास आ गया। तो हरिद्वार जिले में 2-3 सीटें ऐसी है, 2-3 नहीं बल्कि मैं कहूंगा 4-5 सीटें ऐसी है जहां दलित और मुस्लिम वोटर ऐसा संयोजन बनाते हैं जो खासकर कांग्रेस के लिए बड़ा वो लाभदायी है। अगर देखेंगे मौजूदा समय में भी कांग्रेस के पास 20 सीटें हैं, अगर आप उपचुनाव की भी देखेंगे तो 19 सीटें जीती थी। 19 सीटें में 5 सीटें तो 6 सीटें तो अब हो गई उपचुनाव के बाद, 5 सीटें तो हरिद्वार से जीती थी। तो इसीलिए उन सीटों पर, जिन सीटों पर दलित और मुस्लिम का कमाल का कॉम्बिनेशन है, और उन सीटों पर कांग्रेस को लगता है, बहुत कुछ तो कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है कि मुस्लिम कैंडिडेट आएगा, हिंदू आएगा, कौन आएगा, किस तरह आएगा, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर मोटे तौर पर अगर देखें, जहां दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है और वहां से बीजेपी को दलित वोट कम मिल रहा है और चंद्रशेखर आजाद आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ज्यादा चिंता बनेगी, क्योंकि वहां कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन उसका जो कोर वोटर बन रहा है वो तो उस तरफ जाएगा, और उसके कोर वोटर के चलते हुए दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो कांग्रेस को कैसे लाभ होगा। इसमें ऐसे जो हरिद्वार का एक समीकरण है सर, जो हिंदू वोटर या मुस्लिम वोटर का जो समीकरण रहता है, जो कई सीटें हैं, चाहे पिरान कलियर की बात हो या मंगलोर हो या फिर भगवानपुर हो, कुछ हद तक खास जवालापुर भी हो, तो ये जो ऐसी सीटें हैं इन पर अगर चंद्रशेखर आज़ाद, अगर ये जिस तरह से माना जाता है बीजेपी के काफ़ी वो अगेंस्ट रहते हैं, या संसद में भी देखने को मिलता है या अन्य तरीके से भी धरना तो प्रदर्शन अगर चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी को अगर टारगेट करते हैं, और अगर जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटिंग कास्ट हैं, या जहाँ पर हिंदू डोमिनेटिंग है, या जहाँ वोटर पर जहाँ डोमिनेटिंग है, या फिर दलित डोमिनेटिंग है, और अगर वहाँ पर उसी हिसाब से अगर चंद्रशेखर आज़ाद कैंडिडेट उतारते हैं, जैसे पिरान कलियर का उदाहरण ले लें, पिरान कलियर पर जैसे मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट है पिरान कलियर पूरी, तो अगर वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद हिंदू कैंडिडेट उतारते हैं, या तो सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा, और अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट उतारते हैं तो उसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को है क्या, मैं बताता हूँ। वो किस कैंडिडेट कौन उतारते हैं वो उसी समय का कैलकुलेशन होगा कि कौन कैंडिडेट की अपनी वोट बैंक क्या है। हर उम्मीदवार का एक अपना वोट बैंक होता है। अगर वो इस तरह का कोई कैंडिडेट उतारते हैं कि उसका अपनी जाति में बड़ा वोट बैंक है, तो उस जाति के वोट बैंक को वो खींचेगा। लेकिन आप ये समझिए कि चंद्रशेखर आजाद का एक कोर वोटर बन रहा है जी, और वो कोर वोटर जो है, उस कोर वोटर का काम क्या है। अगर वो कोर वोटर बीजेपी के पास जाता है तो बीजेपी जीत रही है, लेकिन अगर वो कांग्रेस के पास जाता है वो कोर वोटर, तो अकेला कांग्रेस को नहीं जिता पाता है वो, फिर मुस्लिम वोटर उसमें जोड़ना पड़ेगा। खासकर हरिद्वार की जिन विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो बीजेपी के पास आ रहा है तो बीजेपी के अपने वोटर के चलते वो जीत जा रही है। लेकिन कांग्रेस को अकेले जो चंद्रशेखर आजाद का, चंद्रशेखर आजाद को तो अभी सारा का सारा बीएसपी का वोट बैंक उसके पास गया नहीं, लेकिन जो बीएसपी का वोट बैंक है वो अकेला अगर कांग्रेस के पास जाता है तो फिर उसमें मुस्लिम वोटर जोड़ना पड़ेगा। हालांकि बीएसपी का मुस्लिम वोटर भी है, यानी कि अगर बीएसपी कमजोर होती है वहां पर, आप हरिद्वार ग्रामीण ही देखिए ना, बीएसपी अगर कमजोर होती है, कैंडिडेट कमजोर होता है, ठीक से नहीं लड़ती, तो कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस को लाभ मिल जाता है। और अगर वो ठीक से लड़ लेती है तो कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चंद्रशेखर आजाद का कोर वोटर बन रहा है वो चेहरा किसका है, दलित का है। और अगर कहीं बीजेपी को दलित वोटर आता हुआ अपने पास नहीं दिख रहा है
और चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ उम्मीदवार खड़ा करते हैं, तो वो वोटर चंद्रशेखर आज़ाद के पास जाएगा, कांग्रेस के पास तो नहीं जा रहा है। तो बीजेपी के पास तो वो पहले भी नहीं आ रहा था भाई। हरिद्वार में भी अभी कुछ सीटें ऐसी हैं उन पर तो बीजेपी पहले भी संकट में थी, अभी भी संकट में दिखती है। 4-5 जो सीटें हैं जहां मुस्लिम और दलितों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो अभी भी दिखती है। सर इसी के चलते एक और भी चीज़ वहाँ पर है, जो उमेश कुमार हैं वो अभी जो टिहरी में दलित युवक की एक हत्या हो गई खानपुर। थी, खानपुर से विधायक है उमेश कुमार। अभी टिहरी में जो दलित युवक की हत्या हुई थी उसमें उमेश कुमार जिस तरह से एक ट्विनिंग बनाते हुए दिखाई दिए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, उन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर पीछे बिठाकर चलते रहे और इस तरीके की ट्यूनिंग काफ़ी दिखी। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कई ऐसी बातें कही जिससे साफ तौर पर दिख गया कि ट्यूनिंग दोनों में बन नहीं है। तो उमेश कुमार इतनी ट्यूनिंग जो है क्यों बना रहे हैं, देखिए इसके पीछे क्या? देखिए सीधी सी बात है, चंद्रशेखर आज़ाद एक चेहरा बना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर खानपुर पे भी देखें तो खानपुर पे भी इस तरह के समीकरण बनते हैं, मुस्लिम वोटर के, दलित वोटर के। तो अगर आप ये समझिए अब उस समय का क्या समीकरण रहेगा ये तो पता नहीं। पिछली बार की अगर बात देखें तो पिछली बार तो उम्मीदवार घोषित किया था खानपुर पे, लेकिन उम्मीदवार भी पे भी डिपेंड करता है कि कितना मजबूत है, केवल नाम के लिए उतारा जा रहा है कितना डोमिनेट करता है, कितना डोमिनेट करता है वहाँ पर, कैसी तैयारी है। तो अगर आप देखेंगे उमेश कुमार और चंद्रशेखर आज़ाद का एक कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों में तालमेल बनता है, वो पर्दे के पीछे का राजनीतिक बनता है या पर्दे के आगे का राजनीतिक बनता है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर वो चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह के संकेत देता है राजनीतिक तौर पर कि मैं उमेश कुमार के साथ हूँ या मैं उमेश कुमार के पीछे हूँ या उमेश कुमार से मैं हाथ मिला रहा हूँ, अगर इस तरह का कोई संकेत मिलता है तो जो उसका वोट बैंक है वहाँ जो लगता है कि उससे प्रभावित हो सकता है तो उमेश कुमार को लाभ मिलेगा। उमेश कुमार इसीलिए ये एक तालमेल बनाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि सर कुल मिलाकर जो तमाम चीज़ें ये रही, जो हमने तमाम जानकारियाँ साझा की, इसमें ये तो एक चीज़ है ही है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस तरीके से बीएसपी का वोट अपनी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। इस वजह कुल से मिला के एक लाइन का एक निष्कर्ष ये निकलता है इसके साथ साथ कि अगर हरिद्वार जिला देखें जी तो हरिद्वार जिले में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो चंद्रशेखर आज़ाद की जिस पे नज़र है और हरिद्वार जिले में चंद्रशेखर आज़ाद को गुंजाइश दिखती है और ये हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित भी होता है। तो इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद हरिद्वार में अपनी राजनीतिक जमीन बनाना चाहते हैं और वो राजनीतिक जमीन वो बीजेपी के नीचे से खींच कर बनाएंगे या कांग्रेस के नीचे से खींचकर बनाएंगे, ये आने वाले समय में समीकरण समझ में आएंगे। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देंगे। वो तो लोकसभा चुनाव में भी देखा गया, 2024 के जो लोकसभा चुनाव रहे उन्होंने किस तरह से चुनाव लड़ा। करीब 16 सीटें ऐसी रही जो बीएसपी की वजह से इंडिया गठबंधन जो हारा है कई सीटों पर। बिल्कुल, आप ये देखिए ना पूरी हिंदी पट्टी को देखिए, अगर आप बिहार की राजनीति को देखेंगे, पश्चिम ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखेंगे तो जो कांग्रेस का वोट बैंक था ओबीसी, जो अति पिछड़े और दलित, ये जो कांग्रेस का वोट बैंक था ये खिसक कर जो क्षेत्रीय दल पन पे इसी वोट बैंक पर तो पन पे और इसी वोट बैंक को बाद में बीजेपी ने अपने पास ले लिया। तो अगर चंद्रशेखर आज़ाद बहुत अच्छा बड़ा एक असर बड़ा हस्तक्षेप अगर हरिद्वार में खड़ा कर देते हैं तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी को नुकसान क्यों नहीं होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन मौजूदा समय में एक समीकरण ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है कि जो बीजेपी से छिटक के वोट जाना चाह रहा है तो अगर वो कांग्रेस के पास नहीं जाता, वो किसी बीच में कहीं रुक जाता है, जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है या फिर बीजेपी को उसने पसंद ही करना बंद कर दिया, वो बीच में कहीं रुक जाता है तो उसका लाभ कांग्रेस को तो मिलता नहीं, तो वो वोट कटवा हो जाता है एक तरह से। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद को भी लेकर कई लोग कहते हैं, बोले कि अभी मौजूदा समय में तो वोट कटवा दल ही लगता है, वोट कटवा स्थिति में लगता है, जैसे आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 22 के चुनाव में किया। जी बिल्कुल। तो इसीलिए मौजूदा समय में 27 का समीकरण क्या बनेगा वो देखना होगा, लेकिन हरिद्वार में चंद्रशेखर आज़ाद के लिए गुंजाइश है, उसको गुंजाइश दिख रही है। जी तो ये हमने एक चर्चा की चंद्रशेखर आज़ाद क्या फैक्टर बनेंगे और किसे चंद्रशेखर आज़ाद ज़्यादा खतरा किसके लिए बन सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि
2027 के विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात ये भी होगी कि चंद्रशेखर आजाद किस दल को नुकसान पहुंचाने के या किस दल को फायदा पहुंचाने के मकसद से काम करते हुए दिखाई देंगे। साफ तौर पर जो फिलहाल की स्थिति है उससे देखकर ये लगता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से काम करेंगे तो अमूमन तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा, और कांग्रेस को अगर नुकसान पहुंचाने के मकसद से काम करेंगे, हरिद्वार क्षेत्र की जो बात की जाए तो 11 सीटों की, तो वो नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर 2027 के जो विधानसभा चुनाव सामने आएगा तो प्रत्याशियों पर बहुत निर्भर करता है कि चंद्रशेखर आजाद या फिर बीएसपी मायावती कौन सा कैंडिडेट, किस तरह के कैंडिडेट इन 11 की 11 विधानसभा सीटों पर उतारती है, वो काफ़ी हद तक निर्भर करता है और ये आने वाले समय में देखने वाली बात भी होगी। देखते रहिए जनता टीवी उत्तराखंड।